नमस्कार, एनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। 3 बजे की 3 खबर में आज हम आपको 3 बड़ी खबरें दिखाने जा रहे हैं। इनसे हम आपको रूबरू कराएंगे। सबसे पहले बात करेंगे सुशांत केस की। जी हां, आज सीबीआई ने पूछताछ के लिए रिया के माता पिता को भी बुलाया। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की ओर से रिया के माता पिता से तीखे सवाल भी किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ ड्रग मामले में फंसे गौरव आर्या ने खुद को निर्दोष बताया है। इसके बाद बात करेंगे भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव की। तो वहीं आपको बता दें कि एक बार फिर से दोनों देशों के बीच सीमा पर टैंक जो है तैनात कर दिए गए हैं। और आखिर में बात करेंगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की कि कैसे एक बार फिर से सेना ने पाकिस्तान की नापाक हरकत को नकार दिया, नाकाम कर दिया। तो चलिए अब इन खबरों को विस्तार से देखते हैं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई रिया के बाद उनके माता पिता से पूछताछ कर रही है। सीबीआई के बुलावे पर अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के माता पिता आज सुबह डीआरडीओ के गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां पर सीबीआई की टीम उनसे लगातार सवाल जवाब कर रही है। एक अधिकारी के मुताबिक रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती और उनकी माता संध्या चक्रवर्ती सुबह करीब 11 बजे उपनगर कलीना स्थित डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची। तो वहीं दूसरी तरफ आज रिया को सीबीआई ने थोड़ी राहत दी है और पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया है। आपको ये बता दें कि रिया से पिछले 4 दिनों से करीब 35 घंटे पूछताछ की जा चुकी है और उनके भाई से भी पिछले 5 दिन में पूछताछ की जा रही है। आपको ये बता दें कि रिया की मां पहली बार सुशांत केस की पूछताछ में शामिल हुई है और आज सुशांत की पूर्व बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी, सिद्धार्थ पिठानी, नीरज केशव और सैमुअल मिरांडा को भी सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। तो वहीं दूसरी तरफ सुशांत केस में ड्रग एंगल आने के बाद मंगलवार को दूसरे दिन भी ईडी ने पूछताछ के लिए गौरव आर्या को बुलाया है। 11 बजे के आसपास गौरव अपने वकील के साथ ईडी ऑफिस पहुंचे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गौरव ने कहा कि वो निर्दोष हैं। साथ ही गौरव ने एक कैमरामैन भी किराए पर लिया था, जिसने पूछताछ का वीडियो रिकॉर्ड करना चाहता, लेकिन आपको बता दें सिक्योरिटी ने कैमरामैन को अंदर जाने नहीं दिया। फिलहाल अब सुशांत केस में कुल मिलाकर जांच जो है चरम पर है। आपको ये बता दें कि सीबीआई लगातार इस मामले में पूछताछ कर रही है और आज रिया के माता पिता से पूछताछ की जा रही है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई रिया के बाद उनके माता पिता से पूछताछ कर रही है। सीबीआई के बुलावे पर अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के माता पिता सुबह डीआरडीओ के गेस्ट हाउस पहुंचे हैं। सीबीआई की टीम उनसे लगातार सवाल जवाब कर रही है। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक आपको यह बता दें कि रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती और माता संध्या चक्रवर्ती सुबह करीब 11 बजे उपनगर कलीना स्थित डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ आज रिया को सीबीआई ने थोड़ी राहत दी है और पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया है। आपको ये बता दें कि रिया से पिछले 4 दिन में करीब 35 घंटे की पूछताछ की जा चुकी है और उनके भाई से भी पिछले 5 दिन में पूछताछ लगातार की जा रही है। आपको ये बता दें कि रिया की मां को पहली बार सुशांत केस में पूछताछ के लिए बुलाया गया है और आज सुशांत की पूर्व बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी, सिद्धार्थ पिठानी, नीरज केशव के साथ ही सैमुअल मिरांडा को भी सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। दूसरी तरफ सुशांत केस में ड्रग एंगल आने के बाद मंगलवार के दूसरे दिन आपको यह बता दें कि ईडी पूछताछ लगातार कर रही है। गौरव आर्या को बुलाया गया है। साथ ही 11 बजे के आसपास गौरव आर्या अपने वकील के साथ ईडी के ऑफिस पहुंचे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गौरव ने कहा कि वो निर्दोष हैं। गौरव ने एक कैमरामैन भी किराए पर लिया था, जिसने पूछताछ का वीडियो रिकॉर्ड करना था, लेकिन सिक्योरिटी ने कैमरामैन को अंदर जाने नहीं दिया। फिलहाल अब सुशांत केस में कुल मिलाकर जांच चरम पर है। साथ ही आपको बता दें सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। जी हां, तो ड्रग मामले में आज गौरव आर्या को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। गौरव आर्या ने पूछताछ का वीडियो शूट कराने के लिए एक कैमरामैन को बुलाया था, किराए पर बुलाया, लेकिन उस कैमरामैन को सिक्योरिटी ने अंदर जाने नहीं दिया। तो अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई रिया के बाद अब उसके माता पिता से भी पूछताछ कर रही है। सीबीआई के बुलावे पर ही अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के माता पिता डीआरडीओ के गेस्ट हाउस पहुंचे हैं। सीबीआई की टीम उनसे लगातार सवाल जवाब कर रही है। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती और माता संध्या चक्रवर्ती सुबह करीब 11 बजे डीआरडीओ के गेस्ट हाउस पहुंचे। दूसरी तरफ आज रिया को सीबीआई ने थोड़ी राहत दी है, क्योंकि रिया को आज पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया है।
मुंबई लिए चलते हैं आपको सत्यप्रकाश सोनी हमारे सहयोगी सीधा जुड़े हुए हैं ताजा अपडेट के साथ। सत्यप्रकाश, आज जो रिया के माता पिता से पूछताछ की जा रही है, गौरव आर्या को भी बुलाया गया है, क्या कुछ अपडेट? देखिए, आज रिया चक्रवर्ती के साथ साथ उनके माता पिता और उनके भाई सौविक से एक साथ पूछताछ की जा रही है। जिस तरह से लगभग 3 दिनों से रिया चक्रवर्ती तमाम मुद्दों पर जानकारी दे रही थी सीबीआई को, उसको लेकर सीबीआई ने क्रॉस क्वेश्चन के लिए सीबीआई उनके माता पिता और भाई सौविक के साथ साथ रिया चक्रवर्ती को बुलाया गया। वहीं दूसरे तरफ दूसरे कमरे में जो है सीबीआई लगातार सैमुअल मिरांडा, नीरज पिठानी, दीपेश के साथ साथ श्रुति मोदी भी उपस्थित है। लगातार पूछताछ जारी है। इस तरह से लगातार जो है ड्रग्स एंगल को लेकर पूछताछ की जा रही थी। वही मानसिक स्थिति खराब होने की बात, सुशांत की बात कही जा रही थी, उसको लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं ईडी लगातार जो है गौरव आर्या से भी पूछताछ की। नई बात यह है कि गौरव आर्या आज एक कैमरामैन को भी अपने साथ लेकर आए थे, जो लगातार उन मीडिया कर्मियों का वीडियो बनाते हुए दिखाई दे रहा था। इससे साफ जाहिर होता कि गौरव आर्या उन सबूतों को भी इकट्ठा करना चाहते हैं जो मीडिया लगातार उनके पीछे कर रही थी। सत्यप्रकाश, माता पिता को पूछताछ के लिए बुलाया है, कौन कौन से ऐसे एंगल हैं जिनको लेकर सीबीआई पूछताछ कर सकती है, कौन कौन से ऐसे बिंदु, कौन कौन से ऐसे पॉइंट जिनको लेकर रिया के माता पिता से सीबीआई सवाल जवाब कर रही है? देखिए, जिस तरह से कल जो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, सुशांत के 3 बैंकों में खाते हैं, एचडीएफसी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और एसबीआई में, उनको बुलाया। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के तमाम आला अधिकारी कल सीबीआई दफ्तर में मौजूद हुए थे। क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई थी रिया के सामने बिठाकर। उसके बाद से आज उनको माता पिता को बुलाया गया है। तो जाहिर सी बात है, माता पिता को जब बुलाया गया पूछताछ के, तो जिस तरह से फाइनेंशियल उनके सुशांत के पैसों को लेकर रिया चक्रवर्ती तमाम ऐश करती थी, उनका क्रेडिट कार्ड यूज करती थी, उनके माता पिता भी सुशांत के घर में आया जाया करते थे। तो जाहिर सी बात है, माता पिता से फाइनेंशियल एंगल को लेकर पूछताछ होगी। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से ड्रग्स का एंगल आया है, रिया चक्रवर्ती का नाम आया है और सुशांत की मानसिक स्थिति खराब होने की बात कही गई थी, तो क्या उनके माता पिता जी भी इस पूरे मामले पर सफाई देते हैं या सीबीआई को इस तरह की कोई जानकारी देते हैं कि सुशांत की स्थिति जाहिर तौर पर खराब थी? जी, माता पिता से पूछताछ हो रही है। मां संध्या चक्रवर्ती को पहली बार सीबीआई ने दफ्तर बुलाया है। इस सुशांत केस में पहली बार रिया की मां से पूछताछ हो रही है। पिता का भी लगातार जिक्र था, पुलिस भी पूछताछ कर चुकी है, सीबीआई भी पहले पूछताछ कर चुकी है, लेकिन रिया की जो मां है संध्या चक्रवर्ती, उनसे पहली बार पूछताछ हो रही है। मां का क्या कुछ रोल, मां की क्या कुछ भूमिका, इन तमाम सारी चीज़ों में कौन कौन से बिंदु जिसको लेकर, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था रिया के द्वारा कि उनकी मां की तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटलाइज होने वाली हैं। इस केस के बाद उनकी मां लगातार परेशान हो रही हैं। देखिए, इन सब बातों की अटकलें जो है रिया चक्रवर्ती ने खुद सीबीआई को बताया कि उनकी मां की तबीयत खराब है, वो एडमिट हो सकती है। उन्होंने मीडिया से भी बात कही थी कि मीडिया को दूर रखे, लेकिन ये कितनी अटकलें थी वो गलत साबित हो गई कि उनकी मां बिल्कुल ठीक है। यही वजह है कि सीबीआई आज अपने दफ्तर में बुलाई है। जाहिर तौर पर सीबीआई पहले भी ये कह चुकी थी कि शायद उनके माता पिता की जो जांच होगी, पूछताछ होगी, उनके घर पे ही होगी, लेकिन तबीयत ठीक थी, बिल्कुल सही थे, इसलिए सीबीआई जो है आज उनको अपने दफ्तर में बुलाई है। दूसरी बात, जिस तरह से फाइनेंशियल एंगल को लेकर रिया चक्रवर्ती से पूछी जा रही है, ऐसे में माता का भी रोल है। माता, उनकी माँ का सीबीआई का कहना साफ तौर पे कि अगर सब लोग झूठ बोल सकते हैं, लेकिन उनकी माँ का जो स्टेटमेंट रहेगा, कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती उनके पिता को मिलान किया जाएगा कि उनकी माँ क्या कहती है। तो तमाम बिंदु है जो रिया चक्रवर्ती के अलावा उनकी माँ संध्या से भी पूछताछ की जा रही है। हालांकि जिस तरह से सुशांत की तबीयत को लेकर, बहुत संक्षेप में ये जानना चाहूंगा आपसे, बहुत संक्षेप में, माता पिता को क्या एक साथ बिठाकर पूछताछ हो रही है या पिताजी से अलग, माताजी से अलग पूछताछ की जा रही है? जिस तरह से जानकारी मिली है, पहले दौर में जो पूछताछ सुबह के दौर में हो रही थी, तब उनके माता पिता एक साथ थे। उसके बाद रिया चक्रवर्ती, उनके माता पिता, सौविक, सबको एक साथ, मतलब चारों लोगों के एक साथ बैठा के पूछताछ की रही। तो जाहिर तौर पे पूरी बातों का मिलान करना जरूरी है कि रिया चक्रवर्ती कितनी बातों पर और उनके पिताजी कितनी बातों पर अमल कर रहे हैं और सही बोल रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए सत्यप्रकाश। अगली खबर का रुख करते हैं। भारत और चीन के बॉर्डर पर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। 30 अगस्त को पोंगिंग झील इलाके में दक्षिणी क्षेत्र में हुई घटना के बाद आपको बता दें कि बातचीत जारी है, लेकिन दोनों देशों की ओर से सैन्य जो मौजूदगी को बढ़ावा भी दिया गया है। अब भारत और चीन ने अपनी अपनी ओर से टैंकों की तैनाती कर दी है, जो कि ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां से फायरिंग की जा सकती है। चीनी टैंक और सैन्य वाहन आपको बता दें कि पेंगोंग इलाके के काला टॉप माउंटेन क्षेत्र के पास मौजूद है और इस इलाके को भारतीय सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है। दरअसल इस इलाके में
काला टॉप एक महत्वपूर्ण जगह है जो कि लड़ाई के हिसाब से काफ़ी अहम है और भारत की स्पेशल फोर्सेस ने चकमा देते हुए उसी काला टॉप को अपने कब्जे में ले लिया है। अगर भारत की बात की जाए तो भारतीय सेना ने भी चुशूल और स्पोंगोर इलाके में पहले से ही अपने टैंक तैनात करके रखे थे। भारतीय टैंक जहां पर ताज़ा झड़प हुई थी, आपको बता दें कि उससे दक्षिणी छोर पर तैनात हैं। साथ ही चीन की इस हरकत को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने टैंक और आर्टिलरी सपोर्ट को काला टॉप इलाके में बिछाया हुआ है। दूसरी ओर चीन ने भी बड़ी संख्या में बड़े और छोटे टैंक की तैनाती कर दी है जो भारतीय रेंज के बिल्कुल पास हैं। ये बता दें कि 29 और 30 अगस्त की रात को हुई ताज़ा झड़प के बाद से ही बॉर्डर पर तनाव की स्थिति बनी हुई है, लेकिन इस मसले को सुलझाने के लिए ब्रिगेडियर लेवल की बातचीत भी हो रही है। हालांकि अभी इसका कुछ नतीजा बाहर आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो भारतीय सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी पर चीनी साजिश को नाकाम करने के साथ ही ब्लैक टॉप पोस्ट पर कब्जा जमा लिया है। 29-30 अगस्त की रात को चीनी सेना ने घुसपैठ की कोशिश की, जिसका जवाब देते हुए भारतीय सेना ने न सिर्फ ब्लैक टॉप पोस्ट पर कब्जा जमाया बल्कि चीनी सेना के कैमरे और सर्विलांस उपकरणों को भी हटा दिया है। इस तरह की भी खबर है। रविंद्र श्रीवास्तव हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं जम्मू कश्मीर से। रविंद्र, भारतीय सेना की साहस का एक बार फिर से जवानों ने परिचय दिया है। यहां चीनी सेना को खदेड़ा गया और वो जो लगातार जिस चोटी की बात हो रही थी जहां पर चीन कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, वहां पर भारतीय सेना ने कब्जा भी कर लिया। हाई लेवल की बैठक भी चल रही है, उसका क्या कुछ नतीजा, क्या कुछ अपडेट आपके पास इस वक्त? जी देखिए, अपडेट की बात करें तो अभी भी टॉक्स जो हैं वो जारी हैं, क्योंकि जिस तरह से तनाव एलएसी पर बना हुआ है उसको देखते हुए भारतीय सेना के जो उच्च अधिकारी हैं, खास करके ब्रिगेडियर लेवल की जो है वहां पर टॉक्स जो है वो की जा रही है। क्योंकि चाइना ने जिस तरह से फिर एक बार अपनी हिमाकत की थी, उसको भारतीय सेना के जवानों ने जवाब देते हुए एक काला टॉप जो है जो पॉइंट है उसको कब्जे में कर लिया है। और मैं आपको बताऊं, उसके बाद से तनाव की स्थिति इस तरह बढ़ी है कि दोनों देशों के टैंक जो है, आर्टिलरी है, एक दूसरे की तरफ का मुख जो है वो हो गया है। अब कहीं ना कहीं तनाव जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो इसको देखते हुए ब्रिगेडियर लेवल की बातचीत जो है वो की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा निकल के सामने नहीं आ रहा है। आपको बताऊं कि इससे पहले भी जब भारतीय सेना के जवानों को चाइना के सैनिकों ने जून के महीने में अंधेरे में हमला किया था, तो उस समय भी चाइना के जवानों को मुंह की खानी पड़ी थी। 100 के करीब चाइना के जवान जो हैं वो मारे गए थे। उसका बाद में खुलासा हुआ था, हालांकि पहले चाइना मान नहीं रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से चाइना की विस्तारवादी नीति जो सामने आती है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं एक झटका जरूर जो है वो लगा है। जी बिल्कुल रविंद्र, लौटूंगा आपके पास। इस वक्त रिटायर्ड कर्नल डीएस ग्रेवाल भी हमारे साथ मौजूद है। कर्नल साहब, बहुत स्वागत है आपका एएनवी न्यूज में। शुक्रिया। अब ये हालात आप देख ही रहे होंगे, दूसरी बार झड़प जो कि 29 और 30 अगस्त के दरमियान हुई और उसके बाद हालात एक दूसरे की ओर तोपें तन गई हैं, टैंक तन गए हैं। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, हालात तो बहुत खराब हैं। हाँ। ये तो माननी पड़ेगी, क्योंकि कल हेलमेट और ब्लैक टॉप पे जो उन्होंने अपनी डिफेंसेस तैयार करनी शुरू की थी चाइनीज ने, तो उसको जो पहले तो थाकंग से जो ट्रुप्स थे उन्होंने उनको रोका, लेकिन उन्होंने अपनी गिनती और बढ़ा दी, जिसमें हमारे ट्रुप्स आगे बढ़े और उनको हटाया वहां से। और इसी तरह ही उनकी जो हमारे जो ट्रुप्स थे, खास करके विकास रेजिमेंट के, वो स्पैंग शो जो है वो एक और लेक है जो पैंगोंग से नीचे है, उसी एरिया में ही। तो उनके जो है ट्रुप्स गए थे उनके यहाँ, तो उनके साथ उनका झगड़ा भी हुआ है थाकोंग से, और उनमें से एक हमारा तेंजिंग ऑफिसर था जो विकास रेजिमेंट का, उसकी डेथ हुई है और 2 जख्मी भी हुए हैं। और सुना ये भी क्या 6 चाइनीज भी जो है उनको जो है बंदी बनाया था। तो एक्चुअली फैक्ट जमीन पे वहां से कंफर्मेशन जो है वो अभी हमारे यहाँ से सोर्सेज से नहीं आई है, लेकिन अखबारों में भी आ चुकी है। एक बार कर्नल साहब देखिए, बातचीत का सिलसिला तो पहले भी चला और पहले भी भारत ने तो जो कमिटमेंट किया उस पर भारत जो है पूरी तरह से
अमल करता हुआ नजर आया, लेकिन चीन की तरफ से जो कमिटमेंट किया गया उसके बाद भी चीन की जो नापाक हरकतें हैं वो जारी हैं। ऐसे में ब्रिगेडियर लेवल की जो बैठकें चल रही हैं, हाई लेवल की जो बैठकें चल रही हैं, क्या लगता है कोई नतीजा फिर से निकलेगा? क्योंकि चीन पाकिस्तान की ही तरह इस तरह की हरकतें कर रहा है। पाकिस्तान लगातार कहता है कि नहीं, हम तो बिल्कुल ठीक है, हमारी तरफ से कोई कुछ नहीं होता, लेकिन बावजूद इसके आतंकी गतिविधियां संचालित रहती हैं। वही चीन का हाल है। देखिए, चीन में जी अभी आए थे तिब्बत में, उनको हौसला देके गए और हर डिफेंस को तगड़ा करने के लिए इंडिया के अगेंस्ट कह के गए हैं जी। और ये इन्फॉर्मेशन भी है कि जो अरुणाचल के सामने से उधर से 96 गांव जो हैं, उन्होंने वहां से ट्रुप्स जो लोकल सिविलियंस को हटा दिया है। और जैसे भी खबरें आ रही हैं मिसाइल्स की, मिसाइल तो उन्होंने वहां से लेकर अरुणाचल तक, जैसे अरुणाचल में, सिक्किम में, भूटान के आगे, नेपाल के आगे और तो और जो कैलाश पर्वत है उसके आगे मिसाइलें के अड्डे बना रखे हैं और अभी अभी ताजे बनाए हैं। तो इसका मतलब उसका तो इरादा पक्का यही है कि लड़ना ही है। और हमें ये देखना है कि हमें स्थिति कब ठीक है, क्योंकि हमें तो उनको खदेड़ना है। जो जिन जिन चीजों इलाकों में आके वो बैठे हुए हैं LAC के इलाके में, तो उनको तो निकालना ही है। लेकिन अपना आप पक्ष भी जो है उसको सुधारना है, स्पेशली बॉर्डर्स, अभी ऑल अलोंग द बॉर्डर्स। ये नहीं कि अकेला लद्दाख में, हमें अरुणाचल में भी सोचना होगा, क्योंकि उसके 2 टारगेट्स हैं बेसिकली। एक अरुणाचल है, एक देवपांग एरिया है जो ऊपर नॉर्थ में है, जिस यहाँ से उसका जो PO के एरिया में पहुंच नजदीक है। इन दोनों एरियो का समय बहुत ज्यादा डिफेंस करनी पड़ेगी और अभी ट्रुप शायद उधर अरुणाचल में और इधर भी लगाने पड़ेंगे जी। तो ये स्थिति तो बिगड़ती जा रही है। हो सकता है बातचीत से चीन मान नहीं रहा, बाकी उसकी मंशा साफ तौर पर जाहिर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि चीन चाह रहा है कि युद्ध हो जाए या इस तरह के हमले हो जाएं, इस तरह की मंशा है। भारत क्या कुछ कदम उठाएगा, भारत क्या कुछ रणनीति अख्तियार करे ताकि एक बड़ी त्रासदी होने से भी बच जाए और चीन को सबक भी सिखाया जा सके? कर्नल साहब, फौज ने बहुत ऑर्डर्स अभी दिए हैं, खास करके आत्मनिर्भर के अधीन ही इंडिया की काफी जो कंपनी है उन्हीं को ऑर्डर दिए हैं वेपन, स्पेशली एयर डिफेंस के वेपन, बड़ी लार्ज स्केल पे 2 रेजिमेंट के, और बहुत इक्विपमेंट जो है उन्होंने ऑर्डर किया है इंडिया में ही, ताकि डिफेंसेस के लिए हम जल्दी से जल्दी पूरा और चाइना के बराबर से उससे आगे भी निकल जाएं, ताकि चाइना ये ना सोच सके कि हमारे जो है साथ लड़ सकता है। ये हमें उसे रोकना होगा और पक्का ऐसा सबक भी सिखाना होगा कि आगे को ये नहीं सोचे कि अभी 62 वाला इंडिया है, उसको तो ये सबक सिखाए बिना और अपनी जो जगह है उसको वापस लिए बिना कोई चारा नहीं है इंडिया का। और जैसे डिफेंस मिनिस्टर ने साफ किया था, हम अपनी 1 भी इंच की जमीन जो है दुश्मन को नहीं देंगे और हमारे जो डिफेंसेस हैं और जितनी फोर्सेस हैं सारे कटिबद्ध हैं कि हमारी डिफेंसेस, हमारा कंट्री सेफ होगा। बिल्कुल। तो इसी के ऊपर हम लगातार काम कर भी रहे हैं और आशा भी करते हैं कि आगे को ये हमारी जो सॉवरेंटी है उसको कोई खतरा नहीं हो, को मेंटेन रखनी पड़ेगी। बिल्कुल। कर्नल साहब, बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। रविंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका घाटी को दहलाने की लगातार साजिशें रच रहे हैं। एक ऐसी ही साजिश का पर्दाफाश प्रदेश के बारामूला जिले में हुआ है, जहां पर जिले के रामपुर सेक्टर में रविवार को सीमा पर संदिग्ध हलचल देखी गई। इस दौरान संदिग्धों ने घुसपैठ की नापाक हरकत की। इसके बाद सर्विलांस ग्रिड को सक्रिय किया गया, जिससे चौकसी जारी रखी गई और अगले दिन सुबह करीब 5 बजे इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया। 7 घंटे के तलाशी अभियान के बाद रामपुर सेक्टर में 2 ठिकानों के हथियार, और आपको बता दें यहां पर इन 2 ठिकानों से हथियार और गोला बारूद की बड़ी खेप बरामद हुई है। सेना की 19वीं डिवीजन के GOC वीरेंद्र वत्स ने बताया है कि सीमा पर संदिग्ध गतिविधियां की जानकारी मिल रही थी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला और हथियारों का जखीरा बरामद करने में सफलता हासिल की है। साथ ही आपको बता दें कि यहां से 5 AK-47, 6 पिस्टल, 2 UAVL ग्रेनेड के साथ ही 21 हैंड ग्रेनेड और पिस्टल के 6 कारतूस, AK-47 के 1254 कारतूस और एक रेडियो सेट बरामद हुआ है। इसके पहले सोमवार को जम्मू संभाग के आपको बता दें कि रियासी जिले में आतंकवाद को फिर से जिंदा करने की कोशिशें नापाक करते हुए
पुलिस और सेना ने लश्कर-ए-तैयबा का मॉड्यूल ध्वस्त कर, आपको बता दें, यहाँ पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। साथ ही माहौर, कलवा और सिलधार के रहने वाले 3 आरोपियों में सरकारी स्कूल का एक शिक्षक भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक गुलाम हुसैता निवासी कलवा मलास, अब्दुल अजीज निवासी सिलधार और अशफाक अहमद निवासी मलान माहौर ने पूछताछ में लश्कर-ए-तैयबा के साथ संबंधों को कबूल किया है। ये सभी पीओके में आपको ये बताते चले कि जिस हैंडलर मोहम्मद कासिम के संपर्क में थे वो भी इस रियासी के माहौर का ही मूल निवासी बताया जा रहा है। जी हाँ, तो एक बड़ी साजिश, एक बड़ी खेप बरामद की गई है। बारामूला सेक्टर से यह बरामद हुआ हथियारों का जखीरा। रविंद्र एक बार फिर से हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। रविंद्र, एक बड़ी सतर्कता, एक बड़ी चौकसी, एक बड़ा अभियान चलाया गया और उसके बाद एक बड़ा हथियारों का जखीरा बरामद किया गया। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आजकल जम्मू कश्मीर के अंदर मौसम खराब है, उसका फायदा उठाते हुए आतंकी जो है घुसपैठ करने की फिराक में रहते हैं और इसी की वजह से बारामूला के रामपुर सेक्टर की नियंत्रण रेखा के पास कुछ संदिग्ध मूवमेंट देखी गई सुरक्षा बलों द्वारा और उसके बाद वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। हालांकि जब फायरिंग की गई तो आतंकी वहां पर अपना सामान छोड़कर एक वहां से निकल गए, लेकिन जब सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो काफी मात्रा में जो है हथियार बरामद किए हैं, जिसमें 5 AK-47 राइफल हैं, मैगजीन हैं, कुछ बॉक्सेस हैं जिसमें गोलियां थी, 1254 गोलियां जो है AK-47 की वो बरामद की गई हैं, 6 पिस्टल हैं, 9 मैगजीन हैं, 20 के करीब हैंड ग्रेनेड है और जुबिलियल ग्रेनेड जो है वो भी बरामद किए हैं और एक रेडियो सेट जो है वो भी बरामद किया है। तो कहीं ना कहीं आतंकियों को फिर से एक बड़ा झटका लगा है, पाकिस्तान को एक झटका लगा है, क्योंकि जिस तरह से आतंकियों को हथियार सप्लाई, क्योंकि कश्मीर घाटी के अंदर जिस तरह से लगातार आतंकी मारे जा रहे हैं तो उसके चलते कश्मीर घाटी में हथियारों की कमी हो गई है, आतंकियों की कमी जो है वो सामने नजर आ रही है। इसी की वजह से लगातार घुसपैठ की कोशिशें जो है वो पाकिस्तान द्वारा करवाने की हमेशा से प्रयास रहता है और इसी की वजह से बारामूला के रामपुर सेक्टर में भी घुसपैठ का प्रयास जो है वो पाकिस्तान द्वारा किया गया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन हथियार जो है वो काफी भारी मात्रा में हथियार बरामद रविंद्र, ये पता चल पाया कि आखिर इन हथियारों के जो जखीरा है जो बरामद हुआ, ये बड़ी तादाद में जो विस्फोटक बरामद हुए हैं, इनका कहां और कैसे ये लोग इस्तेमाल करने वाले थे? कि अब क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि कश्मीर के अंदर खास करके साउथ कश्मीर की बात करें तो वहां पर आतंकवाद जो है काफी ज्यादा खत्म हो चुका है, हथियारों की काफी ज्यादा जो है वो कमी आतंकियों को हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ओवरग्राउंड वर्कर के द्वारा इन हथियारों को कश्मीर घाटी में ही सप्लाई करना था। यही वजह है कि वहां पर एक जो ठिकाना बना के आतंकियों ने पहले से ही ठिकाना बनाया होता, उस ठिकाने में आतंकी जो अपने हथियार छिपाकर वहां से रफू चक्कर हो गए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो लगातार आतंकियों की तरफ से कोशिशें जो है वो जारी हैं, उसमें पाकिस्तान का भरपूर साथ जो है वो आतंकियों को मिल रहा है। यही वजह है कि कश्मीर घाटी के अंदर लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देता आया है और जिस तरह से हम कहें अगस्त के महीने के बाद लगातार आतंकवाद के ऊपर कार्रवाई जो है वो की गई है। पिछले साल की बात करें जब से 370 और 35 को हटाया है, उसके बाद से लगातार आतंकवाद के ऊपर नकेल कसी हुई है। और आज भी जिस तरह से कश्मीर घाटी के अंदर सर्च ऑपरेशन चला, उसके बाद पुंछ में भी जो है वहां पर भी एक मंगत टॉप है, वहां पर भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया, वहां पर भी हथियार जो है वो काफी ज्यादा बरामद हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आतंकियों के जो ठिकाने हैं उनको ध्वस्त किया जा रहा है। वहीं परसों जो रियासी के अंदर 3 रविंद्र, ये जखीरा जो तस्वीरें देख पा रहे हैं हमारे दर्शक, वो जाहिर तौर पर ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इतनी बड़ी तादाद में ये विस्फोटक, ये हथियार AK-47 पिस्टल और जो कारतूस बरामद हुए हैं, हजारों की संख्या में कारतूस हैं, हैंड ग्रेनेड हैं, इनसे तो बड़ा एक आतंकी हमला करने की साजिश रही ही होगी। जहां से ये सब कुछ बरामद हुआ है, एक बार फिर से दर्शकों को विस्तार से बताएं कि आखिर किस तरह से ये सब कुछ बड़ी सफलता सेना के हाथ लगी।
जी बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कश्मीर के अंदर बारामूला जिला है, वहां पर रामपुर सेक्टर के नियंत्रण रेखा के पास आतंकी जो हैं उनकी मूवमेंट देखी गई, क्योंकि जो हमारे सुरक्षा बल हैं वो हमेशा से चौकन्ने रहते हैं और इसी वजह से वहां पर कुछ मूवमेंट देखी गई और उसके बाद उनके ऊपर फायरिंग भी की गई। तो कुछ आतंकियों ने जो हथियार थे उस इलाके में ये हथियार कहीं छुपाए हुए थे रविंद्र, या फिर कैसे, किस तरह, किस पोजीशन में इनको बरामद किया गया? किसी मकान से बरामद हुए, घाटी से बरामद हुए, कहां से बरामद हुए ये आतंकियों द्वारा वहां ठिकाने पर छिपाने के बाद वहां से वो निकल गए थे, क्योंकि जब फायरिंग की गई तो आतंकियों ने वहां से रफू चक्कर होना ही बेहतर समझा और उसके बाद वो 2 ठिकाने जो है वो वहां पर हथियार छिपा के रखे गए थे और इन हथियारों को जब सर्च ऑपरेशन किया गया सेना की तरफ से, क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है और बाढ़ जो है वो लगातार रहती है। बिल्कुल जाहिर तौर पर क्योंकि बारिश का मौसम है और ऐसे में इस चीज का फायदा उठाकर आतंकी अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने के लिए लगातार मूवमेंट करते रहते हैं। लेकिन भारतीय सेना के जवानों की जो मुस्तैदी है वो एक बार फिर से रंग लाई है। एक बड़ी तादाद में हथियारों का जखीरा बरामद किया है। आतंकियों के मंसूबों पर एक बार फिर से पानी फेर दिया गया। बहुत शुक्रिया रविंद्र आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे इसी समय 3 बजे के लिए 3 बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार।